16 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या कितनी होती है? अणुओं की संख्या पूछिए ना, पहले मोल तो ज्ञात करोगे, मोल ज्ञात करोगे तभी अणुओं की संख्या निकलेगी, नहीं निकलेगी क्या? 16 ग्राम ऑक्सीजन, अणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? अणु पूछे, परमाणु नहीं पूछे। अणु भार कितना होता है? 32। कितने मोल आ गए? 1/2 मोल, ये आगे मोल। अब मोल से क्या बनाना है आपको? अणुओं की संख्या निकालनी है। मोल से क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या। कैसे निकालोगे? अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल बराबर होता है कणों की संख्या बटा कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो नंबर Na, यही होता है। अब 1/2 मोल को Na से क्या करो? गुणा करो, आपके पास में अणुओं की संख्या आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? नाइट्रोजन का कितना ग्राम है? नाइट्रोजन का है 14 ग्राम। कितना ग्राम है? 14/, अणुभार कितना होता है? 28। कितने मोल आए? 1/2 मोल। और इससे आपको कणों की यानी अणुओं की संख्या निकालनी है, तो 1/2 मोल को किससे गुणा कर दो? Na से गुणा कर दो। क्या आपके पास में कणों की संख्या आ जाएगी? अणु आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो ये बराबर हुए या नहीं हुए? बराबर हुए या नहीं हुए? टफ है क्या? पहला काम आपको मोल ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। मोल ज्ञात करने के बाद में आपसे क्या पूछा है? अणु पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, परमाणु पूछे हैं। उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? आवोगाद्रो नंबर से गुणा करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो ऑक्सीजन अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ये तो अणु आगे, अणु आगे ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन अणु में? एक ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन अणु है ना, अणु में कितनी हो जाएगी? 8 और 8, इसको 16 से गुणा कर देते, क्या आपके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते? पहला प्रश्न गलत है या सही है आपका? पहले प्रश्न में क्या किया था? सही है, डी सही है। दूसरा प्रश्न गलत है, सही किसका है? तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न किए ही नहीं, लिखा है सीधा सा लिखाया हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन गलत है। 85 नंबर कैसे होगा? एसटीपी पर ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्सीजन प्रत्येक में 100 मिलीलीटर में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। एसटीपी या एनटीपी दिया गया है, पहले बताओ मोल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? आयतन दिया गया है 100 मिलीलीटर। क्या दिया गया है? 100 मिलीलीटर आयतन दिया गया है। और भाग में क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। ऊपर वाला मिलीलीटर है, नीचे वाला समान है क्या लीटर लीटर में? नहीं है। तो आप लीटर वाले को किस में बदल दो? मिलीलीटर में। बताओ कितना आएगा? 22,400। 22,400 आएगा। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो 22.4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? कितने मिलीलीटर होंगे? तो आप कहोगे 22.4 को गुणा कर देते हैं किससे? 1000 से। क्या मिलीलीटर आ जाएंगे? कितने आ गए? 22,400 क्या आ गया आपके पास में? ml आ गया, मिलीलीटर आ गया। क्लियर है? अब मोल ज्ञात करोगे। सबसे पहले आपको दे रखा है क्या? ऑक्सीजन अणु दे रखा है। मोल कैसे ज्ञात करोगे?
ऑक्सीजन का आयतन कितना आ गया आपके पास में? 100/22,400, 22,400। बताओ ये मोल निकलेगा नहीं निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/224 क्या आ गया आपके पास में? मोल आ गया, 1/224 मोल। अब इसमें अणु बताने हैं, इसमें क्या बताने हैं? अणु। डायरेक्ट इसको गुणा कर दो किससे? Na से। अणु आ गए ऑक्सीजन में, कितने अणु आएंगे? इस वैल्यू को सरल करके देख लो। फिर देखो आपके पास में है 100 मिलीलीटर। एक बात और याद रखना, मैंने आपको बताया था जब समान ताप हो, समान दाब हो, तो गैस का अगर समान आयतन है तो अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। सीधा सा उत्तर आ रहा था, इसका निकालने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्या निकालने की? गैस या आयतन संबंधी नियम पढ़ा था, किसको पढ़ा, किसका पढ़ा था? अवोगाद्रो का पढ़ा था ना। हमने कहा था अगर समान क्या है? ताप है, समान दाब है, अगर आयतन भी आप समान लोगे तो उसमें अणुओं की संख्या का अनुपात भी क्या होगा? समान अनुपात होगा, सरल अनुपात होगा। ये लिखा है मैंने। बताओ 100 मिलीलीटर आयतन सबका समान है या नहीं? और कंडीशन दे दी सामान्य ताप दाब, दे दी ना, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि अणुओं की संख्या भी सब में क्या होगी? समान। अठारह मिलीलीटर जल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो कर लिया होगा सबने, चलो कोई बात नहीं। एक डीपीपी का क्वेश्चन है क्या डीपीपी सबके पास? ये डीपीपी है आपकी, कितने नंबर है? या नंबर तो नहीं दे रखा, ऊपर लिखा है। अच्छा 61 नंबर, 61। इसमें नंबर 8 क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम शक्कर में कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे? 1 किलोग्राम शक्कर में कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे? शक्कर का फॉर्मूला लिख लो। अगर ग्लूकोज पूछे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लगाना है, और शक्कर का फॉर्मूला पूछे आपसे तो आपको फॉर्मूला लगाना है C12H22 और O11। ये क्या है? ये शक्कर है, ये है शक्कर। शक्कर का फॉर्मूला नोट कर लेना, डीपीपी में नोट कर लेना, C12H22O11। डीपीपी 61 का 8वां क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8वें क्वेश्चन में शक्कर में आपसे पूछा है कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे? कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे? शक्कर का फॉर्मूला आपको नोट करना है C12H22O11। ठीक है, एक बात और सुनो, 8 प्रश्न तो ये वाले मोल से संबंधित, 8 प्रश्न ये वाले है ना, और एक मोल कॉन्सेप्ट का आपका टेस्ट हुआ है। जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के प्रश्न दिए गए हैं ना, नोट्स सामने रखना, ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट के प्रश्न हल जरूर करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं आएगा आपको मोल का। समझ में आ गई बात? ठीक है, प्रैक्टिस करो तो ही को नहीं आए ना, आवे तो तक लागू रहना है। प्रैक्टिस करता रहियो, प्रैक्टिस करता रहियो, लास्ट में जाके आ जाए श्री राम है। लास्ट में थे गानों गाओगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो हैं। मोल इस तरह से आपको याद हो जाएगा, गाना आएगा अपने आप आपको, तुम दिल की धड़कन में रहते हो हैं। बहुत अच्छी बात है, और पढ़ोगे ना अब की बार आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट।
अगर नोट्स से समझ नहीं आए तो आपके पास सुविधा है, वीडियो देखो, क्लास बार बार देखो। आप मेन एग्जाम तक जितनी बार देखोगे ना, मोल कॉन्सेप्ट का प्रश्न 100% आपका सही व गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब रफ कॉपी निकाल लो और चैप्टर हेडिंग डालो परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। अब बातें नहीं करनी है, बातें बहुत हो गई। परमाणु संरचना, बातें नहीं करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। इसके नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, अभी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, जब मिलेंगे तब मिल जाएंगे आपको नोट्स। लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स लास्ट में मिलेंगे। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन मिलेंगे। उससे एक दिन पहले मिल जाए, 2 दिन पहले मिल जाए, नोट्स जरूर मिलेंगे। ध्यान दो, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। और एटम जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। आप जो बोलते हो ना, ये माइक उसको कैच करता है, और जब क्लास चलती है ना ऑनलाइन, तब आप सुनाई देते हो कि क्लास में आवाज़ आ रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहोगे तो हाथ जोड़ के कर लूँगा, और ऐसे ही कहोगे ना तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपका और मेरा व्यवहार है वो खराब हो। जितना हंसमुख पढ़ सके उतनी अच्छी बात है। ठीक है, प्यार से पढ़ी हुई चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। मैं यहाँ मुंह फुला करके पढ़ाऊँगा ना, तो आप मेरे चेहरे की तरफ देखोगे, बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम, और एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से हुई है। किससे हुई है? एटोमियो। इस एटोमियो के अर्थ अपन 2 प्रकार से लेते हैं। एक अविभाज्य, और दूसरा न कटने वाला। दूसरा न कटने वाला। दोनों का अर्थ एक ही है। अगर काटांगा तो कोई चीज विभाजित होगी, है ना? समझ में आ गई बात? हाँ, तो एटम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? एटोमियो के अर्थ अपन 2 लेते हैं, एक कौन सा और एक कौन सा? ठीक है ना, न कटने वाला अनडिविजिबल, और अविभाज्य मतलब, सॉरी, अविभाज्य का मतलब हो गया अनडिविजिबल, और न कटने वाला का अर्थ हो गया है अनकटेबल। ठीक है, नॉन कटेबल या अनकटेबल, जो भी आपको समझ में आ गई बात। अब आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। किसका सिद्धांत पढ़ा था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था ना? हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने पदार्थ की मूल इकाई किसे माना है? किसको माना है? परमाणु को माना है। जिससे पूछो ना वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलना है। डाल्टन ने पदार्थ की मूल इकाई माना किसको?
परमाणु को। हमने पढ़ा था पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, पढ़ा था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 ईस्वी में, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन के नियमों की पालना करता है। कौन कौन से नियमों की पालना करता है और कौन कौन से नियमों की नहीं करता? कौन से नियम की पालना करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? हाँ मास्टर साहब, हाँ इधर बता दे यार, नहीं पता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की पालना करता है। कौन से, कोई सा एक नियम बता दो जिस नियम की पालना करता है। सिद्धांत नियम पढ़े थे हमने, रासायनिक संयोजन के 5 नियम पढ़े थे। कौन कौन से नियम थे? द्रव्यमान संरक्षण का दूसरा नियम कौन सा था? गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा था? कौन सा था? स्थिर अनुपात का नियम। और चौथा कौन सा था? आवोगाद्रो का नियम। पांचवा कौन सा था? गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। हमने ये कहा था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैस के आयतन संबंधी नियमों की पालना नहीं करता, नहीं करता ना। और गैस से के आयतन संबंधी नियम 2 ही पढ़े थे हमने, एक तो आवोगाद्रो का नियम पढ़ा था और एक गैलुसेक का नियम पढ़ा था। पीछे कौन से बच गए? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इन 3 नियमों की तो पालना करता है और 2 बच गई उनकी नहीं करता। ठीक है। डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु को क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। और विभाजित किस में कर सकते हैं? तो परमाणु के मूलभूत कण, या फिर एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है अपरमाणविक कण। क्या दे रखा है? अपरमाणविक कणों में अपन क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें अपरमाणविक कणों के बारे में क्या है? जानना है। तो इस चैप्टर की छोटी सी थीम है, वो लिखा देता हूं मैं आपको। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपरमाणविक कण। लिखो, एटम शब्द, एटम शब्द, एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है। जिसका अर्थ, शब्द एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। आप लिख नहीं रहे। न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, परमाणु पदार्थ या द्रव्य की, परमाणु पदार्थ या द्रव्य के, पदार्थ या द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। मूल संरचनात्मक भाग होता है। पदार्थ को लगातार विभाजित करने से, पदार्थ को लगातार विभाजित करने से अंत में लगातार विभाजित करने से अंत में
अविभाज्य कण, अविभाज्य कण परमाणु प्राप्त होता है, परमाणु प्राप्त होता है। अठारह सौ आठ ईस्वी में परमाणु 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु का प्रथम सिद्धांत दिया था, परमाणु का प्रथम सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना है, मूल कण माना है। परमाणु को मूल कण माना है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। नोट लगाओ। डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात नियम, द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात नियम तथा गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है, तथा गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। लेकिन गैसीय आयतन संबंधी नियमों की व्याख्या नहीं करता, लेकिन गैसीय आयतन संबंधी नियमों की व्याख्या नहीं करता, गैसीय आयतन संबंधी नियमों की व्याख्या नहीं करता। 20वीं शताब्दी के आरंभ में 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अर्थात परमाणु छोटे छोटे कणों
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन्हें परमाणु के अपरमाणविक कण, इन्हें परमाणु के अपरमाणविक कण या मूलभूत कण कहते हैं, या मूलभूत कण कहते हैं। या मूलभूत कण कहते हैं। हेडिंग डाल लो, अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण। आपने एक नाम सुना होगा, आकर्षण, सुना है ना? आपने नाम सुना है प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों एक व्यवहार है आयनों का, ठीक है ना? आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। समान आवेश या समान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? समान आवेश हैं, ये दोनों समान हो, ओने आकर्षित करोगा, प्रतिकर्षित करोगा। तू ही कान देखो, तेरे कान देखो, देख वो करो, क्यों है की को नहीं है, सामने ही आ जाए, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, है जाना कहीं और है, तेरी ओर चला आता हूँ। आकर्षण हुआ या नहीं हुआ है? तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी समान आवेश, ध्यान दो, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में क्या होता है जी, आकर्षण होता है। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है? ये काम आएगा, अभी पढ़ेंगे अपन। तो याद रखना है, आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है? शायद लिख लिया होगा ये तो, जिन्होंने लिख लिया हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ, पहला अपरमाणविक कण पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन।
इतना क्या देखना है, आकर्षण प्रतिकर्षण दो ही तो चीज है, हैं? हेडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसे लिखते हैं अपन ई से। किससे लिखते हैं? चार्ज होता है इस पर माइनस का, इसलिए इसे ई नेगेटिव के द्वारा अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जेट के पुराने पेपर देखोगे ना, तो किसी एक पेपर में आपको जरूर मिलेगा प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे जे थॉमसन ने की है, जे थॉमसन ने की है। लेकिन थॉमसन ने इन्हें नेगेट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? नेगेट्रॉन। आगे लिखवाऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो किसने दिया? तो वो नाम दिया है स्टोनी ने। किसने दिया? स्टोनी ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। इनकी जो खोज है वो खोज हुई है कैथोड किरणों के रूप में। कौन सी किरणों के रूप में? कैथोड किरणों के रूप में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कैथोड किरणें क्या है, तो आप कहोगे कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणों के रूप में इनकी क्या हुई है? खोज हुई है। अब कैथोड किरणें क्या होती है, ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, इस चीज को पढ़ना है। प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कैथोड किरणों के बारे में सही कथन है। कैथोड किरणों को किस प्रकार से अपन उत्पन्न करवा सकते हैं, क्या शर्त है कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो लिखा आपने हेडिंग डाली है उसमें सब हेडिंग डाल लो कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें हेडिंग डाल ली। ठीक है, कैथोड किरणें। कांच की एक नलिका होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। कितने सेंटीमीटर लंबी? 25 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक क्या होती है? नलिका, ट्यूब होती है। और इस ट्यूब को कहा जाता है विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका, विद्युत विसर्जन नलिका। इसके ऊपर एक पंप लगा होता है और इस पंप को कहते हैं निर्वातक पंप। क्या कहते हैं? हाँ, निर्वातक या निर्वात पंप कहते हैं। यानी इस नलिका के अंदर जो भी उपस्थित गैसें हैं उन गैसों को बाहर निकाल करके और इसके अंदर माध्यम तैयार किया जाता है, निर्वात माध्यम। कौन सा माध्यम? यानी उस माध्यम के अंदर कुछ भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। इसके अंदर धातु की 2 रोड लगी होती है। किसकी? धातु की 2 रोड लगी होती है जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोड। एक इसी प्रकार इस साइड भी लगी होती है, लेकिन उसको हमने छिद्रित कर दिया। क्या कर दिया? छिद्रित कर दिया। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, इसको हमने छिद्र युक्त बना दिया। जहां से हमने छिद्रित किया है उस साइड इस विद्युत विसर्जन नलिका के दीवार पर एक पर्दे का लेप किया जाता है या पर्दा लगाया जाता है। और ये पर्दा जो होता है ये होता है जिंक सल्फाइड का पर्दा। किसका होता है?
जिंक सल्फाइड का पर्दा। ये जिंक सल्फाइड का पर्दा जो होता है, कोई भी चीज इस पर आकर के टकराती है तो ये चमक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। और कोई भी चीज जो चमक उत्पन्न करती है उसे कहते हैं अपन प्रतिदीप्ति पदार्थ, प्रतिदीप्ति पदार्थ या स्फुरदीप्ति पदार्थ भी कहते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति दोनों ही लिखा है। तो आपको याद रखना है, जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब कोई भी चीज इससे आकर के टकराएगी तो टकराने के बाद में ये पर्दा है वो चमक उत्पन्न करेगा। इस प्रकार के पर्दे को या इस प्रकार के यौगिक को अपन कहते हैं प्रतिदीप्ति पदार्थ या फिर स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड हमें दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड जो है इनको हमने एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। किस माध्यम से जोड़ दिया? बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। और इस बैटरी की जो वोल्टता है वो वोल्टता बहुत अधिक रखी गई। क्या रखी गई? बहुत अधिक। और कितनी अधिक रखी गई? तो याद रखना है 10 की पावर 4 वोल्ट की ये क्या है? बैटरी है। 10 की पावर 4 का अर्थ हो गया इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल होगा वो 10,000 वोल्ट का होगा। कितना होगा? 10,000 वोल्ट का होगा। समझ में आ गई बात? जो इलेक्ट्रोड लिए हैं इसमें एक इलेक्ट्रोड है माइनस का, यानी इसे हमने बोला है कैथोड। क्या बोल दिया? कैथोड। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया है वो इलेक्ट्रोड है प्लस का, यानी उस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और इसको नाम दे दिया हमने एनोड। क्या नाम दे दिया? एनोड। अब याद रहे ना रहे आपको कि कैथोड प्लस होता है या माइनस होता है, तो कैथोड में पहला अक्षर आ रहा है कै। क्या रहा है? और कै का अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम कब होगी? जब कोई भी चीज माइनस में होगी वो क्या कहलाएगी? कम कहलाएगी। तो कैथोड पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का। कौन सा चार्ज आता है? माइनस का। एनोड में पहला अक्षर आ रहा है ए, और ए को कहते हैं अधिक। क्या कहते हैं? अधिक कब होगा? जब कोई भी चीज किस में पाई जाएगी? प्लस में पाई जाएगी। ठीक है, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। समझ में आ गई बात? ये है कैथोड और ये है एनोड। अब इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है, प्रश्न बनता है। इसमें निम्न दाब रखा जाता है। निम्न दाब, निम्न वायु दाब रखा जाता है। किसमें? विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर निम्न वायु दाब रखा जाता है। और वो दाब होता है 10 की पावर -2 mm ऑफ Hg से 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg। ठीक है ना? इतना मिलीमीटर ऑफ पारे के संदर्भ में लिया जाता है। 10 की पावर -2 का मतलब यानी 10 को 2 बार माइनस में लिखा है हमने। 10 को 2 बार किस में लिखा है? माइनस में लिखा है। इतना कम दाब रखा जाता है। समझ में आई बात? इसके अंदर होती है कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है, लिथियम हो सकती है, सॉरी आपका हीलियम हो सकती है। कोई भी इसके अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। क्लियर है? ठीक है, ये है आपकी विद्युत विसर्जन नलिका। और इस विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग के माध्यम से कैथोड किरणों की क्या करवाई गई थी? उत्पत्ति करवाई गई थी। ठीक है, अब यहां से इस डायग्राम से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने की पहली शर्त क्या है? कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने की पहली शर्त क्या है? डायग्राम में लिखी हुई है। उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता और निम्न दाब पर ही आप कैथोड किरणों को क्या करवा सकते हो? उत्पन्न करवा सकते हो। ठीक है, कैथोड किरणों के अंदर, सॉरी, विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर प्रतिदीप्ति पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया गया? जिंक सल्फाइड का क्या किया गया? उपयोग किया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, जब इसको बैटरी से जोड़ा और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाई गई, तो विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर इलेक्ट्रोड गर्म होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे? गर्म। इलेक्ट्रोड गर्म होंगे तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रोड किसी न किसी धातु का बना हुआ है। बना हुआ है, नहीं बना हुआ? धातु उच्च ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं?
उत्सर्जित यानी अपनी कक्षा से बाहर निकाल देते हैं, अपनी कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो किधर ना किधर तो गमन करेगा, किधर ना किधर तो गमन करेगा। यहां से जब कैथोड किरणें बाहर निकली तो कैथोड किरणों पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव, और इधर एनोड पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो वो माइनस से प्लस की ओर आकर्षित हुई, माइनस से प्लस की ओर आकर्षित हुई, यानी उनकी गति माइनस से प्लस की ओर क्या होगी, बहने लग गई। ठीक है, इसको छिद्रित इसलिए किया था कि यहां पर अगर टकराएगा तब पता लग जाएगा कि कोई पदार्थ यहां से निकला था और यहां से आकर के टकराया तो उसने चमक उत्पन्न की। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो यहां से कैथोड किरणें निकली, यहां से पार हुई, यहां पर टकरा करके उसने क्या उत्पन्न कर दी, चमक उत्पन्न कर दी। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर मान लीजिए कैथोड किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो यहां तक पहुंचता, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके प्रतिकर्षित होकर के किरण वापस आ जाती या नहीं आ जाती? समझ आई बात? लेकिन इनकी प्रकृति कैसी, इनकी प्रकृति ऋणात्मक। कैसी प्रकृति? इसलिए इसको पार कर गई और इससे टकरा करके चमक उत्पन्न कर दी, जिससे हमें इस बात का पता चला कि कैथोड किरणें हैं वो नेगेटिव चार्ज युक्त है। कैथोड किरणें कैसी है, नेगेटिव चार्ज युक्त है। थॉमसन ने इन किरणों को नेगेट्रॉन नाम दिया, लेकिन स्टोनी ने इन्हें क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्लियर है? कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊं, सॉरी, क्या ये व्यवहार प्रदर्शित करती है उसके बारे में मैं नेक्स्ट लिखूंगा। पहले लिखो कैथोड किरणें और इसमें लिखो कैथोड किरणों को छोटा करूं, बना लो, बाद में बना लेना, पहले लिख लो, बना लेना। कैथोड किरणों को विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग के माध्यम से, विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग के माध्यम से विलियम क्रुक व जे थॉमसन ने उत्पन्न करवाया। कैथोड किरणों को विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग माध्यम से विलियम क्रुक व जे थॉमसन ने उत्पन्न करवाया। क्रुक वो लिखा हुआ, लिख लिया? नेक्स्ट लाइन, विद्युत विसर्जन नलिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की विद्युत विसर्जन नलिका, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की विद्युत विसर्जन नलिका, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की कांच की बनी हुई 25 सेंटीमीटर लंबी कांच की बनी हुई नलिका होती है, नलिका होती है। इसमें धातु के बने हुए दो पतले टुकड़े लगाए जाते हैं, दो पतले टुकड़े लगाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बनाओ ये डायग्राम बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाओ।
जल्दी बनाओ, सुंदर घर जा करके बना लेना, ठीक है? हाँ? इतना सुंदर नहीं बना जितना सुंदर आप बना रहे हो। आप सुंदर बनाओगे, कोई इसमें बिंदी भरेगा, कोई लिपस्टिक लगाएगा, हैं? कोई काजल भी भरेगा इसमें। फिर कहोगे तेरे मस्त मस्त दो नैन। देख के गलत बना रहे हो डायग्राम आप। ये बड़ी चीज़ है ना, बड़ी चीज़, ये पॉजिटिव को प्रदर्शित करती है, और छोटी चीज़ किसको प्रदर्शित करती है? नेगेटिव को। लाइन नहीं मारनी आती है? छोटी को बड़ी बना रहा है, बड़ी को छोटी बना रहा है, यहाँ पार पड़ेगी। बना लिया? लिखो। लिखो, इस नलिका में, हाँ आगे चलते रहो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक चेंज नहीं मत करना। इस नलिका में निम्न दाब, निम्न दाब, इस नलिका में निम्न दाब और उच्च वोल्टता की स्थिति में, निम्न दाब और उच्च वोल्टता की स्थिति में कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाया गया। कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाया गया। इस लाइन को कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न दाब और उच्च वोल्टता की स्थिति में कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाया गया। लिखो, इस नलिका में गैसों के दाब को, इस नलिका में गैसों के दाब को निर्वात पंप द्वारा नियंत्रित किया गया। निर्वात पंप द्वारा नियंत्रित किया गया। इस नलिका में गैसों के दाब को, गैसों के दाब को निर्वात पंप द्वारा नियंत्रित किया गया। जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई, जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई, इलेक्ट्रोड उच्च वोल्टता लागू की गई, वोल्टता लागू की गई, तो कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर कणों की एक धारा प्रवाहित हुई। कणों की एक धारा प्रवाहित हुई, जिसने, जिसने
जिंक सल्फाइड से टकराकर चमक उत्पन्न की। इन कणों को कैथोड किरण कण या कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड किरण कण या कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से कैथोड किरणों, लिखना नहीं है, इस प्रकार से कैथोड किरणों की क्या हुई, खोज हुई। अब कैथोड किरणों के क्या गुण धर्म है, कैथोड किरणों के क्या गुण धर्म है, वो चीज हमें पढ़ना है। इतनी थ्योरी से आपको सीधी सीधी मेनली तीन बातें पता चली है इस थ्योरी से मेनली। सबसे पहली बात, कैथोड किरणें निम्न दाब और उच्च वोल्टता की स्थिति में उत्पन्न हुई है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। दो, तीसरा कथन, कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। कैथोड किरणों की प्रकृति, इस थ्योरी को पढ़कर तीन चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब बात आती है क्या कैथोड किरणें इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब विद्युत विसर्जन नलिका में भरे गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है क्या कैथोड किरणें? जैसे मैंने कहा ये ऑक्सीजन गैस है और ये इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब कैथोड किरणों पर चार्ज माइनस का है। अब चाहे इलेक्ट्रॉन इससे निकले या कैथोड किरणें इससे निकले, चाहे इससे निकले चाहे इससे निकले, सब पर चार्ज कैसा होगा, माइनस, और उसकी मात्रा सब में समान होगी। पदार्थ कोई सा भी हो, कैथोड किरणें तो कैथोड किरणें ही है। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि ये इस पदार्थ से उत्पन्न हुई है, इस पदार्थ से उत्पन्न हुई है। हो सकता है विद्युत धारा यहाँ तक थी और उस विद्युत धारा को पा करके या उस वोल्टता को पा करके इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें यहीं से उत्सर्जित हुई हो। नहीं क्या? आप ये तो नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इलेक्ट्रोड का है, नहीं बता सकते, है ना। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है बात? ठीक है, एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी पदार्थ के अंदर, धारावाही पदार्थ के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों ओर एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और जहां पर विद्युत क्षेत्र बनेगा वहां ऑटोमेटिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। 33,000 वोल्टेज की लाइन देखी है, जिसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या पहचान करांगे आप? क्या बरसात आईडी है, पानी पड़े है, आप नीचे के टपन आ रहा, लाइन के 33,000 वोल्टेज है, लाइन के नीचे कर अपन टपन आ रहा और अपन अचानक बाकी चकले ऊपर चकले, दूरी कम है, ठीक है, दूरी के बहुत कम है। जी सूरतगढ़ में आप देखा ओटीबा रोज को एरियो है, खेजड़ी मंदिर साइड एरियो है, घर पे लाइना टपेड़ी है, 33,000 वोल्टेज की लाइना टपेड़ी है, 11,000 वोल्टेज की लाइना भी टपेड़ी है। बरसात आईडी वह आप छात पर खड़िया, छात थोड़ी दूर की है, वायर लागेड़ा है ना, और धारा बेहन आ गई है, 33,000 वोल्टेज बहुत हो जाए, बहुत हो जाए नहीं, 33,000 वोल्टेज चलेगी नहीं, जब तार में आवाज आवेगी, शरण शरण की आवाज आवेगी ना, आवे तो कभी गौर कर लियो, जाके देख लियो, आज ही पता कर लियो चाहे, ठीक है ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र ने हमें अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। उस विद्युत क्षेत्र ने अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर, मारो चला गए चित, है ना। हाँ, कुछ नहीं को नहीं उतरा, इशारा तो हो जाए को नहीं हो जाए, है ना। तो जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में इन किरणों को प्रवाहित करवाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है कि एक धातु की प्लेट ली और दूसरी धातु की प्लेट ली, दोनों को हमने इलेक्ट्रोड नाम दे दिया,
ठीक है। और इनके बीच में हमने कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाया, तो इनके बीच में विद्युत धारा उत्पन्न हुई। विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्लियर है बात। अब अगर कैथोड किरणों पर माइनस चार्ज है तो ये किस ओर गमन करेगी, धातु की प्लेट की ओर क्या करेगी, गमन करेगी, क्योंकि धातु की प्लेट किसकी बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज की बनी होती है। किसकी ओर बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज की बनी होती है, उस ओर गमन करेगी। और जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र हटाया, विद्युत क्षेत्र गायब हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, गायब हो गया। उस कंडीशन में कैथोड किरणें सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। जिससे एक चीज का पता चला है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धातु की प्लेट की तरफ गमन करती है, इसका मतलब इस कैथोड किरणों पर माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और इन्हें आगे चल करके मेनली जो परमाणु है उसका एक हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। इस कण को नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो हेडिंग डालो कैथोड किरणों के गुणधर्म, कैथोड किरणों के गुणधर्म। और मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, यहां से सत्य और असत्य कथन का प्रश्न आता है, सत्य और असत्य कथन का प्रश्न आता है। ये नो सिग्नल क्या है, चलो लिखो। सबसे पहला गुणधर्म, इनको निम्न दाब, इनको निम्न दाब व उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, निम्न दाब व उच्च वोल्टता की स्थिति में उत्पन्न करवाया जाता है, उत्पन्न करवाया जाता है। उच्च ताप, सॉरी, उच्च वोल्टता और निम्न दाब की कंडीशन में उत्पन्न करवाया जाता है। लिख लिया। दूसरी लाइन, दूसरा गुणधर्म, ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। तीसरी लाइन, यह नलिका में, यह नलिका में उपस्थित गैस, उपस्थित गैस व इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यह नलिका में उपस्थित गैस और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। उत्पन्न नहीं करती। लिख दिया। चौथी लाइन, यह कैथोड से उत्पन्न होती है, यह कैथोड से उत्पन्न होती है। लिख लिया। 3 लाइनें लिख लिया, 4 लाइनें, 5वीं लाइन लिखो। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें प्रभावित होती है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें प्रभावित होती है। प्रभावित होती है। छठी लाइन, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें
सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। कितनी लिखी? 6। 7वीं लाइन, ये रंगहीन होती है, ये रंगहीन होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। ये रंगहीन होती है इसलिए दिखाई नहीं देती। ये रंगहीन होती है इसलिए दिखाई नहीं देती। लिखा? आठवीं लाइन, इन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, इन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ठीक है, ये कितने गुणधर्म लिखे हैं आपने? 8 गुणधर्म लिखे हैं। 4 ऑप्शन में मिलेंगे आपको, इनमें से कोई 4, लेकिन एक गलत होगा। एक क्या होगा? गलत होगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब नोट लगाओ और नोट लगा करके एक बात लिखोगे। थॉमसन ने इन्हें नेगेट्रॉन नाम दिया, थॉमसन ने इन्हें नेगेट्रॉन नाम दिया, नेगेट्रॉन। थॉमसन ने इन्हें नेगेट्रॉन नाम दिया, नेगेट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। क्लियर है? ठीक है, अब कथन किसको याद है, बता सकता है क्या कोई? जो मैंने 8 कथन लिखाए हैं उनमें से कोई 2 कथन बता दो। कोई बता सकता है जिसको अभी याद हुए हैं? रंगहीन होती है और ऋणावेशित होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। शाबाश। किसकी उपस्थिति में? सीधी रेखा में कब गमन करेगी? अनुपस्थिति में। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। और उपस्थिति में? उपस्थिति में जो प्लेट प्लस चार्ज युक्त है उसकी तरफ मुड़ जाएगी, जिससे यह पता लगता है कि इस पर कौन सा आवेश है? माइनस का आवेश। क्लियर है बात? ठीक है, क्या कंडीशन है इनको उत्पन्न करवाने की? कंडीशन क्या है? निम्न दाब और उच्च वोल्टता की स्थिति में। ठीक है ना? कैथोड किरणों को किस में उत्पन्न करवाया गया? विद्युत विसर्जन नलिका में। विद्युत विसर्जन नलिका क्या है? कांच की बनी हुई 25 सेंटीमीटर क्या है? नलिका है। अब एनसीईआरटी ने एक बात दी है, सुनो मेरी बात। टेलीविजन देखा है सबने? टीवी रिपेयरिंग किसी ने करवाई है कि टीवी की रिपेयरिंग किसी ने करवाई है? मार्केट में गए हो, डिजिटल जो टीवी होता है ना, रंगीन जो टीवी होता है, उसको लेकर कभी मार्केट में गए हो, उसको खोल करके देखा है? जो पर्दा वाला साइड होता है ना, पर्दा वाला साइड, उसके पीछे की तरफ इतनी बड़ी एक ट्यूब लगी होती है कांच की बनी हुई, वो विद्युत विसर्जन नलिका है। वो क्या है? विद्युत विसर्जन नलिका। अगर किसी ने देखा है तो अब अगर सब फोन तो सब रखते हो ना, फोन सब रखते हो, टीवी की स्ट्रक्चर देख लेना जाकर के, उसमें दिखा देंगे। इतनी बड़ी क्या होती है? एक ट्यूब होती है पीछे की साइड की तरफ लगे हुए, यानी टीवी का जो पर्दा होता है ना, वो पीछे से इस प्रकार होता है। ये वाला जो एरिया होता है ना, उसके जस्ट पीछे की तरफ इतनी एक ट्यूब लगी होती है ना। पर्दा आपको रंगीन क्यों दिखाई देता है? टीवी का पर्दा रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रंगीन पर्दे पर गिरेगी तो चमक उत्पन्न करेगी, इसलिए पर्दे को क्या रखा जाता है? रंगीन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रंगीन रखा जाता है। ठीक है ना? दूसरा नोट डालो, लिखो। हाँ, दूसरी चीज लिखो आप, टीवी चित्र नलिका। टीवी चित्र नलिका, टीवी चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका है, कैथोड किरण नलिका है। और टीवी का पर्दा, और टीवी का पर्दा, टीवी का पर्दा
सफुरदीप्ति, सफुरदीप्ति पदार्थों से लेपित होता है, सफुरदीप्ति पदार्थों से लेपित होता है। लेपित, लेपित को मतलब कौन जानोगे? लेपित होता है, लिख लिया। ये थी कैथोड किरणें। क्या थी ये? कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणें ही वास्तविक रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणें ही वास्तविक रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को अपन कैथोड किरणें भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख लो साथ साथ में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बातें नहीं करनी है। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम। कूलाम इकाई है आवेश की, मात्रक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पाया जाता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक यूनिट और पूछी जाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। और स्थिर वैद्युत इकाई के अंदर इसका जो मान होता है वो -4.8 इंटू 10 की पावर 11 और 10 की पावर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई इंपॉर्टेंट ऊपर वाला नहीं है ना, क्योंकि वो तो हम सबको याद होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्थिर वैद्युत इकाई के अंदर इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना पाया जाता है। इसको 8 मत करके आप करो -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या आप याद रखोगे -4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम या 31 किलोग्राम या 27 किलोग्राम है। ऑप्शन दे रहा हूं, 10 की पावर -28 किलोग्राम, 10 की पावर -27 किलोग्राम और 10 की पावर -31 किलोग्राम। 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है। ये तो है किलोग्राम में। ध्यान दो, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। ध्यान दो, सुनो मेरी बात। अगर ग्राम में आपको इसकी क्या पूछे, द्रव्यमान पूछे इसका, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इस किलोग्राम का आपको क्या बनाना है? ग्राम बनाना है। 1000 से भाग दोगे या गुणा करोगे? गुणा करोगे। क्या करोगे? गुणा। ये 10 की पावर -31 है, 10 की पावर -31। इसको अपन 1000 से गुणा करें तो क्या 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? अरे 10 इंटू 10 करेंगे तो ये 1000 बन गया ना। 10 दया 100 और 100 दया 1000। इसको हमने लिखा 10 की पावर 3। 10 की पावर क्या लिखा? 3। अब बताओ, -31 और 10 का 3 पावर में आधार समान है। आधार क्या है? समान। सारे 10 की पावर, ये तो 3 और ये भी 10 की पावर कितना है? -31। देखो इधर, एक तो लिखूं मैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और एक लिखूं मैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। बताओ दोनों का आधार समान है कि नहीं है? अलग अलग है। हमने लिखा 10 की पावर कितना? -31 और लिखा हमने 10 की पावर 3। ये आधार समान है। जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? -28। ठीक है ना। तो याद रखना, ये बच गया हमारे पास में 10 की पावर कितना बच गया? 28। और क्या बन गया? ये ग्राम बन गया। अरे -31 और प्लस का 3, 10 की पावर -31 और 10 की पावर
10 की पावर प्लस ये 3, ठीक है, अन जोड़ोगा नहीं तो कम होएगा, ज्यादा को नहीं हुआ, प्लस 3 बिंदु की वजह से घट जैसी, कम हो जैसी, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो ये कितना बच गया आपका 10 की पावर माइनस का 28 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ग्राम में पूछे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है और किलोग्राम में पूछे तो ऊपर वाला होता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। उतार लिया सबने। ये तो पढ़ा हमने आवेश और ये पढ़ा हमने द्रव्यमान। अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना वैज्ञानिक का नाम है मिलिकन। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की है, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की है और एक प्रयोग किया है, प्रयोग का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा प्रयोग? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद विधि, तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की क्या की गई है? गणना की गई है। हो सकता है आपकी डीपीपी में क्वेश्चन भी हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कौन से प्रयोग के माध्यम से हुई? तेल बूंद एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के माध्यम से हुई। कौन से वैज्ञानिक ने की है? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की है, ठीक है। ये तो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एम ई का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर मैं इसे इस प्रकार लिखूं ई बाई एम, ई बाई एम ई, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, कितना अनुपात आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम ई का अनुपात कितना है? ई एम का अनुपात कितना है? तो कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस का चार्ज गणना में काम में नहीं लेते आप, माइनस का जो निशान होता है ना, ये गणना के लिए काम में नहीं आता। ये केवल इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, माइनस का है या प्लस का है, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अपॉन एम ई कितना लिखा आपने? 9.1, ये है क्या 9.1 किलोग्राम में लिखना है, 9.1, पक्की बात है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। इसको जब आप हल करते हो तो ई बाई एम का मान आता है 1.75, कितना आता है? 1.7588, आगे भी चलता है लेकिन आपको इतना याद रखना 1.75 और गुणा 10 की पावर लिखो आप, कितना है? 10 की पावर में लिखोगे आप 11, 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ई अपॉन एम ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात आता है वो कितना आता है? 1.75 इंटू 10 की पावर 11। सोल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है, सोल्व करने मत बैठ जाना, डायरेक्ट याद रखना कितना? 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अब देखो ये मात्रक आपको एग्जाम में चेंज मिल जाए, चेंज कैसे मिलेगा? चेंज मिलेगा ये इस प्रकार से 1.75 इंटू 10 की पावर 11 और कूलाम, किलोग्राम भाग में है, कूलाम के कहां लिखा हुआ है? भाग में लिखा हुआ है। जो कोई भी चीज भाग में होती है, कोई भी चीज भाग में होती है वो प्लस की होती है।
अगर आप उसको भाग के ऊपर लेके जाओगे तो वो किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो इसको आप ऊपर लेके गए तो कूलाम किलोग्राम इनवर्स बन गया, ये कूलाम किलोग्राम क्या बन गया, इनवर्स। वापिस इसको अगर आप ये माइनस हटाना चाहो तो वापिस किस रूप में लिख दो, आप इस रूप में लिख दो। समझ आई मेरी बात? दस की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 7, इस वैल्यू को हल करना है आपको। क्या करना है आपको, इस वैल्यू को हल करना है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 घटेगी, नीचे कितना बच गया, 10 की पावर 4। उत्तर कितना है आपका, 1/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 4। और इसको सही करके लिखना है आपको, तो किस प्रकार लिखोगे आप, 10 की पावर -4। यानी ये वैल्यू आप ऊपर लेके जाओगे तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। सेम वैसा किया हमने कूलाम प्रति किलोग्राम। या तो आप इसको इस प्रकार रहने दो, या पेपर में आपको इस प्रकार नहीं मिले तो किस प्रकार मिलेगा, कूलाम किलोग्राम इनवर्स। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उतार लो, उतार लिया। मैंने कहा ना, सोल्व करने मत बैठ जाना। एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटा है, आपको याद रखना है 1.75 × 10 की पावर 11। ये 1.6 ही नहीं होता, आगे टुकड़ों में और जाता है, ये 4-5 वैल्यू तक जाता है। ये 9.1 ही नहीं होता, आगे और जाता है। ठीक है, ये -31 -19 आप इसको काट रहे हो तो आप सोच रहे हो 12 बच रहा है ना, ऐसी बात नहीं। 10 की पावर 11, हाँ वो आएगा प्लस में। क्यों आएगा, क्योंकि 10 की पावर ये -31 है और माइनस के ऊपर कितना है, 19। 10 की पावर -19 गुणा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर कितना बच गया, 31। 10 की पावर कितना हो गया, 31। अब 31 में से -19 आपको क्या करना है, कम करना है। प्लस का बार आ रहा है, लेकिन इस पूरी वैल्यू को ढंग से सोल्व करते हैं, पॉइंट वगैरह हटा करके सोल्व करते हैं, तो वो कितना बच जाता है, 10 की पावर 11 बच जाता है। ठीक है, लिख लिया, चलो ठीक है। बहुत है इतना है। अभी क्लास किसकी है, एग्रीकल्चर की है। चलो आज के लिए इतना है फिर। इस